नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9th चैप्टर 3 अध्याय 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी हमने बहुत पहले से लगभग आप कह सकते हैं क्लास 6 से ही परमाणु के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। थोड़ी बहुत जानकारी हमें पहले से है कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। आज मैं आप सभी को क्लास 9th के साइंस विज्ञान चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब आप लोग के मन में एक विचार आ रहा होगा कि मैंने चैप्टर 3 से क्यों शुरू किया है? तो चैप्टर 3 से शुरुआत करने का मुख्य कारण ये है कि इस बार के फाइनल टर्म में आपका चैप्टर 3 पूछा जाना है, 1-2 चैप्टर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हम इसी कारण से आप सभी के लिए चैप्टर 3 से शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं परमाणु एवं अणु के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है जो आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन एक सारांश के तरीके से परमाणु के बारे में बताएगा क्योंकि परमाणु की शुरुआत कैसे हुई, किस भारतीय साइंटिस्ट ने और कब परमाणु की शुरुआत की थी। तो इसमें आपको आज से 500 ईसा पूर्व मतलब कि 500 ईसा पूर्व में जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है जिसका नाम था महर्षि कनाड। तो ये कुछ भारतीय ऐसे साइंटिस्टों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने परमाणु की शुरुआत की थी। इसके बाद मैं आपके साथ परमाणु के बारे में भी बात करूंगा कि परमाणु होता क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका परीक्षण किया जाता है, किस प्रकार से विखंडन किया जाता है। क्योंकि आज के समय में मुद्दा ऐसा है कि बात-बात में हम अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुनते हैं कि परमाणु बम गिरा देंगे, एटम बम गिरा देंगे। तो उसका जो लिंक है ना, उसका जो शुरुआत है ना, वो आपके इसी चैप्टर से शुरुआत होता है कि ये परमाणु बम बनने तक की प्रक्रिया जो है, वो इसी चैप्टर से शुरुआत होगा। सबसे पहले हम अगर यही नहीं समझेंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तो क्या हम परमाणु बम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत एवं ग्रीक दार्शनिक मतलब भारत के बहुत पुराने समय में हम चल रहे हैं, अभी के साइंटिस्टों की बात नहीं करेंगे, बहुत पहले के साइंटिस्टों की बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। जो पहले के भारतीय साइंटिस्ट थे या फिर दार्शनिक थे, चाहे वो ग्रीक के हों या भारत के हों या फिर कहीं और के भी हों, तो ये जो वाटर का बूंद होता है ना, ड्रॉप होता है ना, इसके टुकड़ों के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक थे। क्योंकि हम देखते हैं कि एक पानी का छोटा बूंद भी होता है, एक बड़ा बूंद भी होता है, बहुत बड़ी बूंदें भी होती है। लेकिन छोटे बूंद के कौन-सा एक ऐसा हिस्सा हम बना सकते हैं, एक छोटा-सा ड्रॉप ले सकते हैं जिसके बाद उस पानी के बूंद को और छोटा नहीं किया जा सकता हो। मतलब किसी भी पानी के बूंद का वह सूक्ष्मतम कण जिसके बाद उसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। विभाज्यता का मतलब होता है तोड़ना। पदार्थ मतलब मैटर, आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है पदार्थ के बारे में। तो किसी भी पदार्थ के वह सूक्ष्मतम कण, वह टूटा हुआ विखंडित कण, विभाज्य कण के बारे में बहुत पहले से ईसा 500 वर्ष पूर्व से लोगों ने अपने अपने विचार को देना शुरू कर दिया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था। अब देखिए, भारत के जो आप साइंटिस्ट कह सकते हैं, इसके अलावा दार्शनिक कह सकते हैं, इन्होंने इस विभाज्यता के नियम को बनाया था। मतलब किसी भी पदार्थ के टूटने का वह सूक्ष्मतम कण जिसके बाद वो नहीं टूट सकता है, इसके बारे में सबसे पहले भारत के ही दार्शनिक महर्षि कनाड ने इसके बारे में बताया था। यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, पानी की बूंद के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तो हमें छोटे-छोटे कण प्राप्त होते जाएँगे। पानी के बूंद को जितना आप छोटा करोगे उतना छोटा कण आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है वाटर का छोटा-सा छोटा ड्रॉप, जितना आप छोटा करोगे उतना छोटा ड्रॉप आपको प्राप्त हो जाएगा। अंत में एक सीमा आएगी, मतलब जब आप छोटा करते जाओगे तो अंत में एक ऐसा समय आएगा जब प्राप्त कण को मतलब पानी के उस ड्रॉप को फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब अब एक ऐसा छोटा कण पानी का हमारे पास है जिसके बाद हम उस पानी के कण को और छोटा कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर इसमें अब आगे हम बात करेंगे, वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। मतलब जब वह सूक्ष्मतम कण हमें प्राप्त हो जाएगा तो उसे हम अब उसके बाद नहीं तोड़ सकते। इस
अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। अब यहां से परमाणु की शुरुआत हो गई। मतलब पानी के ड्रॉप को हम छोटा 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 करते गए और छोटा करते करते हम ऐसे लेवल पे आ गए कि अब पानी के कण को और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। तो इसे ही भारत के दार्शनिक साइंटिस्ट जिनका नाम महर्षि कणाद था, उन्होंने उसी कण को क्या कहा? परमाणु का नाम दिया। अब दार्शनिक महर्षि कणाद ने तो ये बताया। इसके बाद एक और भारतीय दार्शनिक हुए जिनका नाम है पकुधा कात्याम। अब इन्होंने इसी पॉइंट को लेके, मतलब जहां तक हमारा महर्षि कणाद ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद फिर इन्होंने, किसने? पकुधा कात्याम ने आगे इस चीज को बढ़ाया और विस्तार से इस चीज को फिर से समझाया। मतलब इसी परमाणु के तौर तरीकों को इन्होंने आगे समझाया। इन्होंने कहा ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। आपको पता है कि परमाणु का कण कहीं आपको ऐसे तो प्राप्त नहीं होता, किसी न किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को ही हम परमाणु कहते हैं, जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो पदार्थ तो आपको पता है संयुक्त रूप से ही प्राप्त होते हैं। मतलब किसी पदार्थ में बहुत सारे कणों के साथ ही उनका निर्माण होता है। तो जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। अब द्रव्य जो होता है, पानी जो होता है, उसके अलग अलग कणों में हमें ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। और इसी समय अगर हम बात करेंगे तो लगभग इसी समय की बात है, ग्रीक के जो दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूपिसियस, इन्होंने भी अपना सुझाव दिया। ये दो साइंटिस्ट और आए, अब दार्शनिक कह लो, साइंटिस्ट कह लो, इन्होंने परमाणु के बारे में अपना ज्ञान आगे दिया। यदि हम द्रव्यों को विभाजित करते जाएं, इन्होंने भी वही कहा कि यदि हम पानी के उस बूंद के टुकड़े करते चले जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो ये तो हमारे भारत में 500 ईसा पूर्व पहले ही कणाद ने कह दिया था कि द्रव के टुकड़े को, द्रव के बूंद को यदि आप छोटा छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो एक ऐसा समय आएगा कि वो फिर से आगे नहीं टूट पाएगा, विभाज्य नहीं हो पाएगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था, कि इन्होंने भी इसको परमाणु ही कहा। मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट समझाया। हमारे भारतीय जो महर्षि कणाद थे उन्होंने भी इसे परमाणु ही कहा, और जो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लुसिपियस थे उन्होंने भी इसे परमाणु का ही नाम दिया है। ये सभी सुझाव, मतलब जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं या दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने जितना भी अपना सुझाव दिया है, इन सभी के ऊपर विचार करके ये दार्शनिक इसी के आधार मान के आगे के क्रियाकलापों को किया करते थे। अब इन विचारों को अब अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, अपने अपने सिद्धांत को देते गए, प्रतिपादित करते गए, इन्हीं के बातों को सिद्ध करने के लिए, अप्रूफ करने के लिए। क्योंकि अभी तक जो मैटर था ना, वो थ्योरी वाला था। अभी तक किसी ने इसको एक्सपेरिमेंटल नहीं किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा। तो अब समय आ गया था इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करने का, सिद्ध करने का। 18वीं शताब्दी तक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक ने तथ्यों एवं यौगिक के बीच में भेद को समझा। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तत्व और यौगिक के बीच में भी कोई अंतर लोगों के सामने स्पष्ट नहीं था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी का अंत का समय आया, 18वीं शताब्दी जब समाप्त होने लगा, तब स्वाभाविक रूप से यह पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। तत्व जो होता है, संयोग कहने का मतलब है आपस में क्यों और कैसे मिलते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, लोगों के मन में ये विचार आने लगा। आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि दीपावली में, दीपावली कैसा होगा, छठ में हमारे पास कपड़े कैसे होंगे। आपने मन ही मन ये सिलेक्ट करना सोच लिया होगा कि हमें सलवार सूट चाहिए, इस कलर का चाहिए, फलाना ठिकाना, दिस डेट 100 टाइप्स ऑफ क्लॉथेस हैं यहाँ पे जो लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे ही उस समय के वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आया कि तत्व और यौगिक के बीच में तो अंतर में पता चल गया कि तत्व इन गुणों के साथ होता है, यौगिक इन गुणों के साथ होता है। तो फिर उनके मन में आकांक्षा जगा कि तत्व क्यों संयोग करते हैं और कब संयोग करते हैं, और परस्पर संयोग करते भी हैं तब उसके बाद होता क्या है। वैज्ञानिक आंतवा एल लिवाइजिए, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। अब ये 2 महत्वपूर्ण नियम जो है वो आपके एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना केमिस्ट्री के लिए इनके नियम, साइंस के लिए इनके नियम महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने जो रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण
आधार प्रदान किया है उसमें सबसे पहला तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, जो मैंने आपको बताया भी है कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो रासायनिक संयोजन के नियम इन्होंने दिया है। किसने दिया है? वैज्ञानिक का नाम था आंतवा एल लियाइजिए। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट इन्होंने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। यहाँ पे दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे लैब में तौर तरीकों को अपनाया, बहुत सारे क्रियाकलापों को किया। इसके बाद मुख्य रूप से इन्होंने दो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। अब हम जानते हैं कि इन साइंटिस्टों ने मिलकर कौन-कौन से नियम को बनाया था। तो सबसे पहला नियम हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये पॉइंट आपके लिए VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो जब रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, परिवर्तन और अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया और परिवर्तन में क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के चीजों को मिलकर एक तीसरे चीज का निर्माण किया जाता है। तो संपन्न होता है, अर्थात कहने का मतलब है जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, खत्म होता है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में जब दो अलग अलग चीजों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो जाए या फिर रासायनिक परिवर्तन हो जाए, तो क्या उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? द्रव्यमान, वजन, भार में कोई परिवर्तन होता है? तो यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब इसको हम समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम में होता क्या है। द्रव्यमान संरक्षण नियम से पहले एक क्रियाकलाप आपको यहाँ पे दिया है, एक बार क्रियाकलाप को भी समझ लीजिए। निम्न X और Y रसायनों का एक युगल लीजिए, जिसमें हमारे पास एक तरफ है कॉपर सल्फेट, बोरियम क्लोराइड और तीसरा है लेड नाइट्रेट। दूसरी तरफ Y में है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे रखा है, तो एक्सपेरिमेंट तो आप खुद स्कूल में जाते हो, लैब वगैरह में करके देखो। अगर लैब नहीं है तो समझ जाओ कि आपसे वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, क्योंकि घर में तो आप ये बीकर वगैरह, केमिकल वगैरह ला नहीं सकते। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे जितना भी है कॉपर सल्फेट, बोरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, ये सब आपको आपके स्कूल के लैब में ही मिल सकता है। तो यहाँ पे ये आपके क्रियाकलाप के बारे में था। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। एक लाइन में इसे आप महत्वपूर्ण रूप से याद कर लीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी केमिकल प्रोसेस में आप किसी भी नए चीज का, द्रव्यमान का सृजन नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ना तो नए द्रव्यमान के भार में किसी प्रकार का आप बनावट कर सकते हैं और ना ही आप उसको खत्म करके नाश कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक लाइन में यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल प्रोसेस में आप द्रव्यमान का ना तो सृजन, सृजन कहने का मतलब होता है बनाना, आप उसके द्रव्यमान को नहीं बना सकते हो और ना ही उसका विनाश कर सकते हो। इसी में हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि स्थिर अनुपात का नियम भी हमें पढ़ना था। जैसे हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही स्थिर अनुपात का नियम भी आपके लिए यहाँ पे VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, ध्यान से समझिएगा, कोई भी यौगिक हो दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। लिवाइजिए ने कहा कि कोई सा भी यौगिक हो, वो हमेशा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर उस यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे वो किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया गया हो, किसी ने भी इसे बनाया हो। क्या होता है, जब हम दो अलग अलग तत्वों से मिलकर किसी भी अलग प्रकार के पदार्थ या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है। जो रेशियो अगर ज्यादा कम हो जाए तो वो पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें चाय बनाना है, हम 5 कप चाय बनाने की सोच रखते हैं और ऐसे में हम वहां पे 10 लीटर दूध देके और 250 ग्राम चीनी डाल दे, तो क्या उसका सही रेशियो बैठता है? नहीं बैठता है ना, क्योंकि 5 कप
अगर चाय बनाना है तो हमें 5 कप दूध लेना पड़ेगा, वहाँ पे 10 लीटर दूध की आवश्यकता नहीं है। इन 5 कप चाय बनाने के लिए सही रेशियो चाय पत्ती, चीनी, दूध का सही रेशियो होना जरूरी है, नहीं तो वो चीज हम नहीं बना पाएंगे। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात सदैव 1:1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। अगर आपको जल की बात कर ले तो H2O इसका फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा, H2O। अब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मिलके क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इनका रेशियो होता है ना, वो 1:8 होता है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, चाहे वो पानी कहीं का भी हो, खारा हो, मीठा हो, तालाब का हो, झील का हो, पहाड़ का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। अब ध्यान से समझिए, अगर आपने 1 केजी दूध लिया है, 1 केजी दूध लिया है और उसका भार, उसमें हमने 1 केजी चीनी भी मिलाया है, तो अब इसको अपघटित करके इसका वजन उतना ही होगा जितना इन दोनों का जलाने से पहले था। ये नहीं कि इसके द्रव्यमान में हम किसी भी प्रकार का फेरबदल कर रहे हैं, या द्रव्यमान कम कर रहे हैं, या द्रव्यमान ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि आप ना तो द्रव्यमान को सृजन कर सकते हो, ना तो बना सकते हो, ना उसका नाश कर सकते हो। तो इसी प्रकार अमोनिया की अगर बात कर ले, NH3 में अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे H2O में 1:8 होता है, वैसे ही यहाँ पे अमोनिया में NH3 जिसे हम कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 14:3 के अनुपात में विद्यमान होता है। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, इसके रेशियो में, इसके अनुपात में कोई सा भी अंतर आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ये जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, ये स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती हुई दिखाई देती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट कौन था? साइंटिस्ट था, याद रखिएगा। इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि किसी भी, यहां से इंपॉर्टेंट है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं। जैसे H2O में 1:8 होता है, वैसे ही हर जितने भी आपको मिल जाएंगे उस सब में इनका जो रेशियो होता है ना, वो बिल्कुल निश्चित होता है। इसे ही हम स्थिर अनुपात के नियम के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी जानकारी अब हम जॉन डाल्टन के बारे में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जॉन डाल्टन का इमेज लगाया गया है। जॉन डाल्टन का जन्म जो है वो सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। जुलाहा आप नहीं समझते होंगे, जुलाहा का मतलब होता है वैसा परिवार जो कपड़ों का काम करता हो, कपड़ों की बुनाई करता हो, धागे बनाता हो, उसे हम जुलाहा परिवार कहते हैं। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। मतलब दिमाग इतना तेज था कि 12 साल के ही थे तो ये टीचर बन गए थे। 7 साल बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए, और सन 1793 में जॉन डाल्टन ने एक कॉलेज में गणित और भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। मतलब इनको प्रोफेसर बना दिया गया। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है वो शिक्षण एवं एक्सपेरिमेंट में बिताया है। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ है। अब इन्होंने जो भी सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जॉन डाल्टन के बारे में एक छोटा सा उनके जीवनी के बारे में था कि वो कब जन्म लिए, कैसे पढ़े, किस उम्र में वो टीचर बने, और आगे चल के उन्होंने क्या क्या किया है। आने वाले समय में जो वैज्ञानिक की अगली समस्या थी, उनके सामने यह सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि जितने भी उनके पास सिद्धांत आ रहे थे उनकी व्याख्या कैसे की जाए, उनको एक्सप्लेन कैसे किया जाए ताकि हर व्यक्ति उसे समझ सके। तो अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन थे, उन्होंने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने भी अपना एक प्रिंसिपल प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिससे
उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था, क्योंकि अभी तक तो इसे किसी ने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा था। दार्शनिक वगैरह ने इसे इसके बारे में थ्योरी दिया था। अब जॉन डाल्टन जो थे इसके ऊपर कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। ग्रीक दार्शनिक जो थे द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। जो पहले से ग्रीक के हों या फिर भारत के थे, जो महर्षि कणाद थे, इन लोगों ने तो इस पॉइंट को परमाणु ही नाम दिया था। तो डाल्टन ने भी इसका नाम परमाणु ही रखा। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। अब इससे पहले जो दो नियम आ चुके हैं, स्थिर अनुपात नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसके ऊपर भी जॉन डाल्टन ने अपना प्रिंसिपल दिया। दोनों को मिला के उसके ऊपर संयुक्त अपना थ्योरी प्रस्तुत किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि डाल्टन ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे डाल्टन ने भी कुछ अच्छी बातें बताई कि हमारे परमाणु सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, द्रव्य चाहे कोई सा भी हो, वो यौगिक का मिश्रण होता है, तत्व का मिश्रण होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट हम डाल्टन के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा कहता है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं, पानी का बूंद होता है, वो सब कहीं ना कहीं परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होता है। फिर डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, मतलब परमाणु का कण जो है उसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये बात हमने शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु का जब कण होता है तो उसे और ज्यादा विखंडित नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने भी वही कहा, और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब जितने भी तत्व आपके नॉलेज में हैं, उन सभी का जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, जो अभी आपने कुछ समय पहले याद भी किया है, द्रव्यमान परमाणु के आपने याद किया है, तत्व के द्रव्यमान को याद किया है, वो बिल्कुल समान होते हैं। और रासायनिक गुणधर्म इनके ना भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब अलग अलग तत्वों से मिलकर ही यौगिक का निर्माण होता है। जितने भी तत्व अलग अलग होते हैं वो मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये छोटे अनुपात में भी हो सकते हैं, बड़े अनुपात में भी हो सकते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। चाहे वो किसी भी तत्व से मिलकर बना हुआ यौगिक हो, उसमें परमाणु की जो सापेक्ष की संख्या होती है वो पहले से निश्चित होती है, उसमें कोई फेरबदल या बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, 6 के 6 पॉइंट, वो कहीं ना कहीं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बताता है। और ये वीवीआई पॉइंट भी है। डाल्टन के सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है तो आप ये 6 के 6 पॉइंट्स वहां पे अच्छे तरीके से समझा के लिखेंगे, तो आपके पास पूरे नंबर आने की संभावना बनेगी। अब हमारे पास कुछ प्रश्न है। इन प्रश्नों की संख्या नंबर 1 प्रश्न है, और इसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, टोटल 4 प्रश्न है, जो आपको कोशिश करना है कि आपको अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से लिखना है, क्योंकि जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसके अनुसार आप ये चारों प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्या होता है। अब देखिए पूरे चैप्टर के हम एक ऐसे टॉपिक पे पहुंच गए हैं जो इसका कीवर्ड है कि परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इस दीवार से एक कमरा एवं नई कमरों के समूह को एक इमारत निर्माण करता है। मतलब कई सारे कमरों के माध्यम से एक बड़े से इमारत का निर्माण होता है। एक इमारत कहने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे रूम्स होंगे, किचन्स होंगे, बाथरूम होंगे, लॉबीज होगा, बालकनी होगा, तब तो जाके एक इमारत का निर्माण होता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? कैसे उसकी शुरुआत हुई?
क्या वो अचानक से जमीन फटा और इमारत बन के आ गया सामने? ऐसा तो नहीं हुआ। उसकी शुरुआत छोटे-छोटे पॉइंटों से हुआ होगा ना। अगर हम ये कहें कि किसी इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होगा, तो यह रेत का छोटा-सा कण होता है। इस प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। जब हम एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे थे कि परमाणु क्या होता है, तो जब भी हम कोई इमारत बनते हुए देखते हैं, तो उसमें पहले नीचे मिट्टी वगैरह को प्लेन किया जाता है, फिर नीचे से सीमेंट वगैरह को लगाया जाता है, ईंट लगाया जाता है। ईंट किससे बनता है? मिट्टी के कण से बनता है, मिट्टी से बनता है। तो ये हमारे पास आप इस तरह से कह सकते हैं कि यही छोटा-सा जो कण होता है, यही इसकी रचनात्मक इकाई है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों का, जितने भी द्रव्य हैं, उनकी रचनात्मक इकाई क्या है? उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु होता है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई परमाणु का क्या साइज होता है? आधा किलो होता है, 1 किलो होता है, 2 किलो होता है, 5 किलो होता है। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि जिसकी कल्पना या तुलना भी बहुत नहीं के बराबर हो सकता है। ये इतने छोटे होते हैं, लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चिट्ठे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बनती है। मतलब लाखों करोड़ों परमाणुओं के संख्या को यदि हम एक के ऊपर एक रखें, एक के ऊपर एक लाखों करोड़ों का, तब वो कागज एक पेपर जैसा पतला बन पाता है। आप समझ सकते हैं कि परमाणु का साइज क्या होगा। परमाणु की साइज वो होती है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते। खुली आंखों से तो ये हमें दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि लाखों करोड़ों परमाणुओं की संख्या को मिलाने के बाद एक के ऊपर एक रखने के बाद वो एक पेपर जैसा मोटा हो पाता है। और आपको पता है कि पेपर कितना पतला होता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर अर्थात एनएम में मापा जाता है। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए हम नैनोमीटर का उपयोग करते हैं। 10 टू दी पावर -9m इक्वल टू 1m nm। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो देखिए यहीं से शुरुआत होता है आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन का। यदि आप यहां नहीं समझ पाएंगे तो आपको इसके मैथ के प्रश्न नहीं बन पाएंगे। परमाणु त्रिज्या जो होती है उसको हम नैनोमीटर अर्थात एनएम के माध्यम से मापते हैं, और 10 टू दी पावर -9m इक्वल टू 1 nm होता है। एक नैनोमीटर की वैल्यू 10 टू दी पावर -9m के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं 1m की वैल्यू क्या होती है? 10 टू दी पावर 9 nm। ये आपको याद कर लेना है। जब परमाणुओं का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, मतलब खुले आंखों से तो ये हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम इसके बारे में क्यों सोचे? अब हम कह रहे हैं कि भाई हमें जब ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके बारे में सोचना क्यों है, क्यों जानना है, जब इसे हम देख ही नहीं सकते हैं, जब इसे हम अपनी आंखों से ही नहीं देख पाए। तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार आएगा ना कि भाई जो चीजों को हम नहीं देख सकते उसके बारे में ज्यादा क्यों सोचना, जो दिखता है उसके बारे में सोचेंगे। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। पूरा ब्रह्मांड, पूरे विश्व में जितनी भी चीजें आपको दिखती है वो सारी चीजें परमाणुओं से मिलकर बना है, चाहे हम उसे देख सके या फिर यहाँ विद्यमान है या फिर हम उसे नहीं देख सके। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है कि पूरी दुनिया जो है ये इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को देख सकते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे मशीन आ गए हैं, बहुत सारे दूरबीन आ गए हैं, बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी आ गए हैं, जिसके माध्यम से हम इन तरह के परमाणुओं को अब देख सकते हैं। पहले इन्हें नहीं देख पाते थे। यहाँ पे जो डायग्राम है सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब है, जिसके अंदर आप परमाणुओं की संख्या को देख सकते हो, जो मशीन के माध्यम से लिया गया है। यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया है। यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। अब तत्व का प्रतीक आपने पहले ही पढ़ लिया है, तत्व के प्रतीक को आपने पहले भी याद कर लिया है, जिसमें आपने हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा, इन सभी चीजों को याद किया। तो ये एक या दो अक्षरों को प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा ज्यादातर आपको या तो एक सिंगल वर्ड में ये दर्शाते हैं या फिर दो शब्दों के साथ ये चीजों को दर्शाते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई है जहां वह सर्वप्रथम पाए गए। अब आपको समझा दूं कि ये तत्वों का नाम जो है, तत्व जितने भी है, इसके नाम को नामाकरण कैसे किया गया? तो ये नामाकरण उन आधारों पे किया गया जहां पे ये सबसे पहली बार मिला था ना, उसके जगह के नाम से इसका नाम रखा गया। उदाहरण के रूप में अगर कॉपर की बात कर ले तो कॉपर का नाम साइप्रस,
से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया, कलर के अनुसार इनका नाम दिया गया। उदाहरण के लिए स्वर्ण का नाम अंग्रेजी में गोल्ड रखा गया है, सोना को उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। गोल्ड पीला शब्द से इसको स्वर्ण बनाया गया, गोल्ड का नाम गोल्ड रखा गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड के मिस्ट्री, जिसे हम IUPAC कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा IUPAC, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, एक ग्रुप है, मतलब एक संस्था है, एक ऑफिस है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करता है। जितने भी तत्व है ना, उसका नाम देने का काम इसी संस्था का है। जितने भी प्रतीक बने हैं उसको इसी ने बनाया है। तो ये एक संस्था है जिसका काम यही है कि तत्वों को उसके नाम के रूप में नामांकित करे। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों में से 1 या 2 अक्षर से बने हैं। ज्यादातर जितने भी तत्व आपको दिखाई देते हैं उनके नाम तो अंग्रेजी अक्षर से ही मिलकर बना हुआ है। किसी प्रतीक से पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। अभी जो आपने प्रतीकों के बारे में याद किया है तो ध्यान रखा होगा कि अगर एक सिंगल वर्ड है तो वो तो कैपिटल में लिखा रहता है। अगर 2 शब्दों के साथ है तो एक पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। ऐसे ही इनको लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिया गया है जिसमें पहले नंबर पे हाइड्रोजन है जिसे हम H से डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे एल्युमिनियम है तो यहाँ पे इसे हम Al से डिनोट करते हैं। तो गौर कीजिए, A कैपिटल होता है और L स्मॉल होता है। कोबाल्ट को हम CO कहते हैं तो C क्या है, कैपिटल है और O स्मॉल होता है। इसे हम दोनों को कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। बड़ा लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा और छोटा लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास जो संस्था है, जो संस्था इन सभी चीजों के नाम को बनाता है, जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करता है, किसी भी जो तत्व होते हैं उनके नाम को कैसे बनाता है, तो उसके नाम के पहले अक्षर को लेता है और बाद में आने वाले किसी भी एक अक्षर को उसमें ऐड करता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन को Cl के साथ जोड़ा, दूसरा जिंक है तो इसको Zn के साथ जोड़ा। तो यही है, ये सब प्रतीक जो है ना वो लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नाम से बनाया गया है। उदाहरण के लिए लोहा, आयरन है, इसका प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया। अब यहां से समझिएगा कि आयरन तो आई से होना चाहिए इसका नाम, फिर भी Fe है तो Fe इसलिए है क्योंकि ये लैटिन भाषा जो है ना उसके अंदर से इन प्रतीकों को लिया गया है। साथ ही साथ Na तथा पोटेशियम का प्रतीक के इसी प्रकार के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तत्वों के प्रतीक के बारे में समझाने से पहले ये बता देता हूं कि जो परमाणु द्रव्यमान है जो डाल्टन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था वो क्या था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की ही थी। परमाणु द्रव्यमान को लेके ही डाल्टन ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। किनके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। उन्होंने क्या कहा कि देखो जितने भी हमारे पास परमाणु है उन सबका द्रव्यमान है, उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का अपना एक गुण होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत जो है वो स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ है कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। अब डाल्टन ने जो पहले के सिद्धांत बने हुए थे जिसे हम स्थिर अनुपात के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, तो जब डाल्टन ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया, तो लोगों ने इससे बहुत जानकारियां हासिल की और फिर वो परमाणु द्रव्यमान को मापने के बारे में सोचने लगे। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है। आपको पता है जो चीजें इतनी छोटी होगी जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं, जो मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में उसे हम एक साथ जोड़ के तब वो पेपर के जैसे पतला बना सके, तो उसको आप वजन करने में कितनी दिक्कतें होंगी। तो ये बहुत कठिन काम है, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया था। मतलब कई सारे द्रव्यमानों को जोड़कर तब अनुमान लगा कि एक द्रव्यमान की वजन को, द्रव्यमान को आंका गया था।
सारणी 3.1 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ तत्व और उसके प्रतीक के बारे में बताया गया है। तत्व में आपका एल्युमिनियम जिसे हम Al कहते हैं, ऑर्गन Ar, बोरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लूरीन F, स्वर्ण जिसे हम गोल्ड या सोना कहते हैं Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम ये U कहलाएगा और जिंक जो है वो Zn है। ये जितने भी तत्व हैं और इनके प्रतीक हैं ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए, तो आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी हम किसी भी तत्व का अध्ययन करेंगे तो हमें ये सारणी जो है वो उसमें काफी मदद करेगा। आप इसे जरूर याद कर लें। इसमें वही बात बताया गया है कि समय समय पर बार बार उपयोग करते रहने से ये आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पे आपको यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होना, 3 ग्राम कार्बन एवं 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये निर्माण की प्रक्रिया है। अब हम मुख्य रूप से बढ़ते हैं कि द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ जो संयुक्त होता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रतीक के साथ तो ये निर्माण होता है। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हमारा है ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन अर्थात इनके साथ इसकी अभिक्रिया करने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्माण होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो काफी खतरनाक होता है। बंद कमरे में यदि आप कोयला वगैरह जलाते हैं तो ये गैस आपके कमरे में बन जाएगा और सोते हुए आदमी यदि इसको अपने सांस के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु को हम 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। मतलब अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होगा तो वहां पे जो बारंबारता आती है, जो इनके द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या आती है, वो आपको इस प्रकार से लिखना है। प्रारंभ में शुरुआत में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा लिखते थे, मतलब हम AMU के माध्यम से परमाणु द्रव्यमान को लिखते थे। बाद में ये U मतलब यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको दिखाते हैं। ये चीजें जो है वो बदलती चली गई है, लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या फिर लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है, मतलब ज्यादा इजी होता है इसको पूर्णांक में बताना। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, मतलब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान 1/16 भाग को इकाई रूप में लिया गया और इससे भी कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट को इनके द्वारा किया गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि ऑक्सीजन अनेकों तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है कि पूर्णांक में यदि हम इनको दर्शाते हैं तो ये हमारे लिए काफी इजी होता है। 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान और इसके कार्बन 12 समस्थानिक टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में दिया होगा समस्थानिक टेबल के बारे में भी, नहीं तो आपके पहले वाले क्लास में भी समस्थानिक टेबल दिया होगा और क्लास 10th में तो ये टेबल दिया गया है, तो वहां पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इसे ना सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया, मतलब पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक में एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 हिस्से के भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। ये जो एक्सेप्ट किया गया है, तो कार्बन 12 का जो टेबल है उसमें 1/12 के भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के इकाई के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। कार्बन 12
समस्थानिक में एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों की परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। यहाँ पे आपको जितने भी परमाणु द्रव्यमान है उसका एक टेबल आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपके इसी वीडियो में स्क्रीन के ऊपर वो टेबल लगा दूंगा, जिसके माध्यम से आप चीजों को समझ पाओगे कि समस्थानिक टेबल कार्बन 12 का होता क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। कोई ऐसा फल वाला है जो बिना किलो के, बिना किसी चीज के वो फल बेच रहा है। तब वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। तो वह तरबूज 12 बराबर टुकड़े करता है, तो पता चलता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष सापेक्ष है। अब देखिए, अगर कोई फल वाला ऐसा है, आपने अक्सर गांव वगैरह में देखा होगा, क्योंकि बुक के लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं कि शहरों में तो चलो सबके पास ये नाप तौल का किलो वगैरह होता है, बटखारा कहते हैं इसको, ये होता है। गांव में आपने कई बार देखा होगा कि लोग पत्थर वगैरह से भी चीजों को तौल देते हैं। आप पेठियां वगैरह जाओगे, हाट वगैरह जाओगे, तो वहां पे पत्थर से चीजों को तौल देते हैं। कई बार आपने ये देखा होगा, यदि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो वो क्या करता है, एक अपना एक ही मतलब कि कोई अगर फल बेच रहा है तो 1 किलो फल तौल के रख लेता है और उसी फल को तराजू के एक तरफ चढ़ा देता है और उसी भार से फिर से दूसरे वाले तराजू पे फल को डाल के 1 किलो बराबर करके ग्राहक को दे देता है। इसका क्या मतलब है कि वो उसके सापेक्ष चीजों को बांट रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे बुक वो नहीं कहता है, आपका बुक ये कहता है कि हमने तरबूज के एक बड़े से तरबूज को लिया है और हमारे पास एक ग्राहक आया है जो कहता है कि हमें 2 किलो तरबूज दे दीजिए। तो हमने क्या किया है कि उस तरबूज को 2 भागों में बांट के रखा है और दोनों भाग जो है वो हर एक भाग 2-2 किलो का है। अब हमने जब आधे तरबूज को उस पे रखा, इसका मतलब है कि वो 2 किलो का तरबूज है। अब अगले व्यक्ति को तरबूज के 12 टुकड़े चाहिए और 12 का वजन 2 किलो। तो मैंने जो उसको आधा तरबूज दिया है उसको हम 12 टुकड़े कर देंगे और हर एक टुकड़े का वजन मिला के इधर के 2 किलो के बराबर तो होगा ना। तो ये वही कह रहा है कि उसके सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है, मतलब उसके 12 टुकड़े का वजन उस आधे तरबूज के बराबर होगा। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं की औसत द्रव्यमान को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के औसत द्रव्यमान जो होते हैं, जो रेशियो होता है, वो समस्थानिक टेबल कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रेशियो से परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे कुछ परमाणु द्रव्यमान आपको दिया भी गया है, जैसे हाइड्रोजन है परमाणु द्रव्यमान 1 है, कार्बन है परमाणु द्रव्यमान 12 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, सोडियम 23 है, मैग्नीशियम 24 है, सल्फर 32 है, क्लोरीन 35.5 है और कैल्शियम 40 है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु के अस्तित्व में रहने का कौन कौन सा प्रकार है, कौन कौन सा तरीका है। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि अधिकांश तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। ध्यान से समझिएगा, जितने भी परमाणु होते हैं किसी भी तत्वों को, लगभग सभी तत्वों का जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, यहीं से हमारा धनायन और ऋणायन की शुरुआत होती है। परमाणु अणु क्या करता है, आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। यही जो आयन होता है, यही क्या होता है, इकट्ठा होकर वह द्रव्य बनाता है जिसको हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि द्रव्य जो होता है उसे हम अनुभव भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में होता है ये यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपके पास 2 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। इसे भी आपको सही तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम आपको बताएंगे कि अणु क्या होता है, अणु से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। VVI रहेगा। अणु, अणु भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान से समझिएगा,
अणु जो होता है वो आपस में क्या होता है, रासायनिक बंधनों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये जो अणु एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अणु जो है, जैसे परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है, उसके अपोजिट हम कह सकते हैं जो अणु होता है वह सूक्ष्मतम कण तो होता ही होता है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जो उसे यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अणु का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे एक ही तत्व के परमाणु तथा अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। पॉइंट हमारा कहता है तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, जैसे आर्गन, Ar, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्व हैं हमारे मतलब इस किताब में या फिर आप कह सकते हैं इस चैप्टर में, जो उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित हुए हैं। लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता। ये धातु में तो चलो ठीक है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। O2 कहने का मतलब है द्विपरमाणुक अणु, जिसके अंदर 2 परमाणु हो। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो इसे हम O3 कहेंगे। अगर 2 करते हैं तो O2 और 3 करते हैं तो O3 के नाम से इसे जानेंगे। किसी अणु की, ध्यान से आपको समझना है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। 1 नंबर के लिए परमाणुकता भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी अणु के संरचना में प्रयुक्त होने वाले जो परमाणुओं की संख्या होती है उसे हम उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। ऐसे में आपको कुछ इसमें टेबल में दिया गया है, जैसे कि कुछ तत्वों की परमाणुकता के बारे में बताया गया है। तत्वों के प्रकार जो हैं उसमें अधातु आते हैं, जिसमें हमारे पास नाम है ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। ये सभी में आप ऑर्गन को देखोगे तो एक परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब यहाँ पे द्विपरमाणुक है या फिर चतुर्थ परमाणुक है या फिर बहुपरमाणुक है। वहीं पे अगर हम धातु की बात कर ले तो हमारे पास सोडियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब एक परमाणुक है। ये जितने भी हमारे पास धातु होंगे ना, वो हमारे पास एक ही परमाणु वाले होंगे। हमने तत्वों के अणु में इस चीज को आपको समझाया भी है। अगर हम यौगिक के अणु की बात कर ले, क्योंकि अभी हमने तत्वों के अणु के बारे में बात किया है, यौगिक के अणु की बात कर लें तो भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। क्या होता है, परमाणु के एक निश्चित अनुपात, हमने पहले भी बात किया था कि इनके बीच में एक परस्पर एक ऐसा रेशियो होता है जिस रेशियो के कारण ये बंधे होते हैं, और यौगिक के अणु इसी कारण से निर्मित होता है। जैसे कि 3.4 का जो हमारे पास टेबल है उसमें हमें यही बताया गया है। हमारे पास कुछ यौगिक के अणु को दर्शाया गया है, जिसमें जल है, जल में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा होगा, और 1:8 की बात हमने पहले भी किया था। अमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात आती है, 14:3 है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन है, और 3:8 पे ये काम करता है। तो इसके अंदर आपको कुछ यौगिक के अणु के अंदर के जो रेशियो हैं ये आपको दर्शाया गया है। ध्यान से समझने वाली बात है कि ऋण आवेशित मतलब कि जो निगेटिव होता है उस आयन को हम ऋणायन कहते हैं, जो धन आवेशित होता है उसे हम धनायन कहते हैं। यहीं से हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों निकलता है। तो अगर ऋणायन होगा तो उसे हम इंग्लिश में एनायन कहेंगे, और धन आवेशित होगा तो उसे हम कैटायन कहेंगे। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन जो है Na+ है, और प्लस कहने का मतलब है पॉजिटिव, मतलब ये धनायन है, तथा ऋणात्मक
ऋणात्मक क्लोराइड आयन की अगर हम बात कर लें तो ये Cl माइनस है, मतलब ये ऋणायन है। तो ये संघटक कण के रूप में यहाँ पे विद्यमान होते हैं। हर चीज के ऊपर ये पॉजिटिव या निगेटिव रूप से विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब ऐसे परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहेंगे। हम आयनों के निर्माण के बारे में ऑलरेडी चैप्टर 4 में बहुत अधिक जानकारी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 में इस चीजों के लेके काफी डिटेल्स में बताया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रासायनिक यौगिक है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह है, संगठक के तत्व है। ये आपको एक बार याद करना होगा, क्योंकि इन सभी चीजों को याद करने से आपके जो रासायनिक सूत्र होंगे ना वो लिखने में आसानी होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी यही हमारा कहता है रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको इन टेबल्स को याद करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर इनके द्रव्यमान अनुपात के बारे में नहीं जानोगे, इसके संघटक तत्व के बारे में नहीं जानोगे, तत्व और यौगिक के गुण के बारे में नहीं जानोगे, तो आपको लिखने में परेशानी हो सकती है। अब हमारा प्रश्न है कि आयन क्या होता है। तो धातु एवं अधातु जो होते हैं वो आवेशित कण से बने होते हैं। किसी न किसी प्रकार के आवेश उन कणों पे होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो जाए या फिर निगेटिव हो। आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। बस आपको एक लाइन में ये याद रखना है कि धातु और अधातु जितने भी कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसे हम आवेशित कण ही कहते हैं, आवेशित कण ही कहते हैं, और इनको हम आयन भी कहते हैं। तो आयन एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर बात हम रासायनिक सूत्र लिखने की करें तो कैसे हम रासायनिक सूत्र को लिखेंगे। तो जब भी हम किसी भी रसायन के सूत्र को अगर लिखना चाहते हैं तो उसके हमें संघटक का प्रतीक मालूम होना चाहिए। प्रतीक मालूम होने के बाद ही हम उसके बारे में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें अगर किसी का नाम लिखना है तो हमें अल्फाबेट के नॉलेज होने चाहिए, ABCD से लेके जेड तक हमें पता होना चाहिए। भिन्न भिन्न यौगिक के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। अब किसी भी तत्व का जो संयोजन शक्ति होता है उस तत्व के संयोजकता कहलाती है। एक नंबर के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, किसी भी संयोजन शक्ति उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग होता है। जब भी हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कई अलग अलग रसायन होते हैं जिनको मिला के संयोग करने के बाद हमारे पास तीसरा रसायन आता है, तो इसी को हम संयुक्ता कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। उसके अंदर कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, ये सब वहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ बहुपरमाणुक आयन है, क्योंकि ऊपर के स्लाइड में हमने एकल आयन, द्वि आयन और एकक परमाणुक, द्विपरमाणुक, चतुर्परमाणुक के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बहुपरमाणुक आयन के बारे में, जिसमें हमारे पास आयन के नाम में सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर वगैरह है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक आयन, कॉपर, एल्युमिनियम आयन। अब इसमें आपको संकेत दिए गए हैं Na+, K+, Ag+, Cu+। तो जहां पे आपको प्लस दिख रहा है इसका मतलब है ये धनायन है, और जहां पे आपको माइनस दिखेगा इसका मतलब है वो ऋणायन है। जैसे साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे आपको ये माइनस का साइन दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि ये ऋणायन है। तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन के तत्वों को आपको ऐसे ही समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल यौगिक के सूत्र को लिखने की, कैसे हम किसी भी यौगिक के सूत्र को, केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विआंगी यौगिक कहते हैं, जो हमने अभी पहले पढ़ा भी था। सारणी 3.6 में आप देख सकते हैं, जहां पे कुछ आयन की संयोजकता दी गई है। इसका उपयोग यौगिक के सूत्र में लिखने पर आप कर सकते हैं। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उसकी संयोजकता लिखते हैं। अब हम इन बातों को छोड़ के डायरेक्ट आते हैं उदाहरण पे। उदाहरण के रूप में हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है, तो हमें पता है हाइड्रोजन हमारा H होता है और यहाँ पे क्लोराइड Cl होता है। तो आपको पता है तत्व का प्रतीक, मैंने आपको इसीलिए बोला था याद करने के लिए कि तत्व का प्रतीक इंपोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको हाइड्रोजन का प्रतीक ही याद नहीं होगा, क्लोराइड का प्रतीक ही याद नहीं होगा, तो क्या आप इस सूत्र को लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। हमें अगर यहाँ पे पता है कि हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो H है, क्लोराइड का सूत्र जो है वो Cl है। अब संयोजकता जो है, अब हमने ऊपर संयोजकता के टेबल को कई बार देखा है। देखिए यहाँ पे संयोजकता जो है वो एक
2 और 3 कॉलम में हमारे पास दिया गया है, इसीलिए मैंने आपको बोला है इन सभी को आप याद कर लेना, ताकि आपको सूत्र बनाने में आसानी हो। तो संयोजकता इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, HCl। यही हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 2, 3, 4 होता तो वो अलग होता, तो फिर हमें उसे वो लिखना पड़ता, वो संयोजकता देख के ही हम लिख सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र सिंपल है HCl, क्योंकि दोनों सिंपल हमारे पास फॉर्मूला HCl है, तो HCl नॉर्मल है, तो इसलिए हमने इसे लिख लिया है। अगर वहीं हम दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र की बात करें, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का फिर से यहाँ पे 2 संयोजकता और सल्फर का हमने 1 लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2s मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र का निर्माण करेगा। अब हम सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने H के साथ 1 लिया था, अब यहाँ पे हम H के साथ 2 क्यों ले रहे हैं? तो ये देखिए हमारे पास संयोजकता का जो टेबल है सल्फाइड के साथ, उसके अनुसार यहाँ पे हमारे पास सभी हैं। एक ये टेबल भी है और एक इससे पहले वाला टेबल भी है, एक टेबल हमारा यहाँ भी है। ये जितने भी टेबल में आपके मतलब जो दिए गए हैं इनके संख्या के हिसाब से, उन्हें आपको याद करना जरूरी है, तभी जाके आप रासायनिक सूत्रों को आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हमें पता है कि H2 के साथ और S सिंगल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, H2S, बस सिंपल हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखना है, तो कार्बन के 4 संयोजकता और के 1 संयोजकता और टेट्राक्लोराइड के 4 संयोजकता। तो अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे कैसे, अगर हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखना है, तो एक तो कार्बन हमारे पास ऑलरेडी C में है और Cl की संयोजकता हमारे यहाँ C4 है, तो C के साथ हम Cl के 4 संयोजकता को लिखेंगे, यही हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+, जब भी मैंने आपको बताया धनायन का संकेत होगा तो 2+ के साथ लिखते हैं, और ऋणायन क्लोराइड को हम माइनस के साथ लिखते हैं। अब हम इसके साथ कुछ आपको सूत्र लिख के समझा रहे हैं, जैसे कि अब हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो अब मैग्नीशियम क्लोराइड के सूत्र लिखने के लिए ये भी हमारे संयोजकता वाले टेबल में दिया गया है कि कौन किसके साथ कितने प्लस में और कितने माइनस में, जैसे कि Fe2+ है यहाँ पे 2 माइनस है, तो इनके हिसाब से हम यहाँ पे सूत्रों को लिखेंगे। सूत्र लिखने का जो प्रक्रिया है वो आपका यहीं से शुरुआत होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो सबसे पहले सूत्र लिखने से पहले हमें किन चीजों को जानना होगा, प्रतीक को जानना होगा। तत्व का प्रतीक क्या है मैग्नीशियम का, Mg, और क्लोराइड का क्या है, Cl। अगर आपके पास Mg और Cl है, दोनों के प्रतीक हैं आपके पास, अब आपको आवेश के बारे में जानकारी लेना है, तो वो आपको संयोजकता वाले टेबल से प्राप्त हो जाएगा। तो Mg का 1 माइनस है और Cl का 2 प्लस है। अब ध्यान से समझिए कि Mg का 1 माइनस है और Cl का 2 प्लस है, तो यहाँ पे हम MgCl2 ऐसा लिख देंगे, ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये आप कैसे लिखोगे, इसमें लिखने में आपको ये जो टेबल है, जो बहुपरमाणुक आयन या फिर इससे पहले के जो टेबल है, वो आपकी मदद करेगा। अब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के सूत्र, कैल्शियम ऑक्साइड के सूत्र, सब इन्हीं चीजों के ऊपर टेबल की मदद से हम लिख सकते हैं। अब एक बार हम बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक को देख लेते हैं, जिसमें बहुपरमाणु का मतलब क्या होता है, जिसमें कि बहुत सारे परमाणु ऐड होते हैं, संलग्न होते हैं। उसमें सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आएगा, जिसमें हम NaNO3 लिखते हैं, तो Na का 1 माइनस और NO3 का 1 प्लस। अब ये हमारा सूत्र जो है ये दोनों मिलके बराबर हो जाएगा और फिर ये क्या आ जाएगा, NaNO3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सूत्रों को लिखेंगे, लेकिन सूत्रों को लिखने में सबसे पहले आपको उसके प्रतीक के बारे में याद करना महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे रासायनिक सूत्रों को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, देखिए परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। परमाणु के द्रव्यमान के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। इस अवधारणा का विस्तार जो है वो आणविक द्रव्यमानों के परिकलन करने के लिए किया जाता है। आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए हम इन पॉइंटों का उपयोग करते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके किसी संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है, उन दोनों का जोड़ होता है, जितना जोड़ के होता है वही उनका परमाणु आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इस प्रकार यह अणु के सापेक्ष द्रव्यमान है, जिसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है वो U के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका सिंबल जो है यही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। देखिए इससे कई सारे आपके मैथ के प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा।
किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हमें आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना होता है। हमने अभी जस्ट सम टाइम बिफोर यहाँ पे आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था कि आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। ये मैंने आपको ऊपर बताया है, वही अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि आणविक द्रव्यमान का परिकलन जैसे किया जाता है वैसे ही हम यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान का योग करके इसका परिकलन कर सकते हैं। अंतर केवल इसमें इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन किस प्रकार से होगा, तो 1 इंटू 23U। अब 23U आपको पता है कहां से लेना है, प्लस 1 इंटू 35.5U। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि इन टेबल को याद कर लो। शायद आपके समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे आपको ये टेबल कितना महत्वपूर्ण होगा जिसमें ये परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। अगर आप यहाँ पे तत्वों के मतलब सिंबल और परमाणु द्रव्यमान आपको पता नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सब नहीं कर पाओगे, फिर आपको यहाँ पे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन तो आप भूल ही जाओ कि आप कर पाओगे। तो यहाँ पे इन्हीं कारणों से जब इसे हम जोड़ेंगे तो 58.5 हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे CaCl2 है। अब इसके द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए बोल रहा है क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र आपको पता है CaCl2 होता है, अगर नहीं पता है तो हम कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र को बना सकते हैं क्योंकि कैल्शियम का प्रतीक हमें पता है, क्लोराइड का हमें पता है, कितने इनके बीच में संयोजकता है ये भी आपके टेबल में दिया गया है। तो CaCl2 हम यहाँ पे बना सकते हैं। कैल्शियम Ca होता है, क्लोरीन Cl होता है। अब कैल्शियम का 40 है और Cl का 35.5 है, तो CaCl2 का सूत्र अगर आपको लिखना है तो 1 इंटू 40, क्योंकि हमारे पास प्लस में फिर 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 35.5। अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 40U प्लस 71U और इक्वल टू 111U हो जाएगा टोटल। अब ये कैसे बना, ये आपके फॉर्मूले के हिसाब से परमाणु द्रव्यमान को लेके हमने बनाया। लास्ट में फिर से आपके पास दो प्रश्न है जिनको करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो इकाई द्रव्यमान का परिकलन करने की बात है तो ये Zn Na K CO इन सभी का यहाँ पे ऐसे दिया गया है, आपको बता दिया गया है इसका परमाणु द्रव्यमान ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसे में आपको ZnO Na2O और K2CO3 को परमाणु द्रव्यमान परिकलन करके आपको बताना होगा। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको कॉपी में कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि जितने भी प्रश्न उत्तर है या फिर आपने क्या सीखा या फिर इस चैप्टर के बीच के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो काफी महत्वपूर्ण होगा। चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे या फिर आप कह सकते हो थॉरोली पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया गया। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।